तेलंगाना के बजट सत्र 2023-24 के भाषण के दौरान मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने मोदी सरकार की तुलना मनमोहन सरकार से करते हुए कांग्रेस की पिछली सरकार को बेहतर बताया। उन्होंने कहा कि देश की मौजूदा परिस्थिति काफी गंभीर है। मनमोहन सिंह ने पीएम मोदी से ज्यादा काम किया, लेकिन कभी प्रचार नहीं किया। केसीआर द्वारा मोदी सरकार की आलोचना और कांग्रेस की तारीफ पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। बीजेपी का आरोप है कि जिस तरह बीआरएस अध्यक्ष चंद्रशेखर राव ने कांग्रेस सरकार की प्रशंसा की है, उससे लगता है कि वो आने वाले चुनाव में कांग्रेस से गठबंधन करके बीजेपी को हराने की कोशिश करेंगे। भाजपा के बयान पर तेलंगाना कांग्रेस ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष महेश कुमार गौड़ ने बीजेपी के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि कांग्रेस कभी भी बीआरएस से गठबंधन नहीं करेगी। हम आगामी चुनाव अकेले लड़ेंगे। भाजपा के बीआरएस कांग्रेस गठबंधन को बीआरएस ने खारिज किया है। भारतीय राष्ट्र समिति का कहना है कि भाजपा मुद्दों से भटकाने के लिए इस तरह के बयान देकर जनता को गुमराह कर रही है। हम अकेले आगामी चुनाव लड़ेंगे। बीबीसी के दिल्ली और मुंबई ऑफिस पर आयकर विभाग की टीम का सर्वे दूसरे दिन भी जारी रहा। इनकम टैक्स विभाग के अधिकारी 2012 से अब तक के अकाउंट्स की डिटेल का पता लगा रहे हैं। आईटी अधिकारियों ने फिनांस डिपार्टमेंट के स्टाफ के मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप जब्त कर लिए हैं। सर्वे के दौरान आईटी के अधिकारी और बीबीसी इंडिया के संपादकों के बीच बहस भी हुई थी, तो उधर बीबीसी ने अपने स्टाफ को मेल कर सहयोग करने को कहा है। इसमें कहा गया है कि वे हर सवाल का जवाब ईमानदारी से दें। आयकर विभाग के अधिकारियों ने बीबीसी पर इंटरनेशनल टैक्स में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया है। कई घंटों से अफसर लैपटॉप डॉक्यूमेंट की छानबीन कर रहे हैं। आयकर अधिकारी ऐसी किसी भी फाइल की तलाश में थे जो वित्तीय लेन देन से जुड़ी हो। ऐसे में बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि आईटी सर्वे और रेड क्या होता है। तो सर्वे में आयकर अधिकारियों को केवल उन स्थानों में प्रवेश करने का अधिकार होता है जहां से बिजनेस किया जाता है। वहीं रेड में आयकर अधिकारी आपके बिजनेस स्थान के साथ साथ आवासीय परिसर, वाहन या किसी अन्य संबंधित स्थानों की भी तलाशी ले सकते हैं। सर्वे में किसी भी व्यक्ति की शारीरिक रूप से जांच नहीं की जा सकती, जबकि रेड में वहां पर मौजूद किसी भी व्यक्ति की फिजिकल जांच की जा सकती है। सर्वे में आयकर अफसर सिर्फ आपके खातों की जांच कर सकते हैं, वहां से जुटाए गए दस्तावेजों को जब्त कर सकते हैं। वहीं रेड ऑपरेशन में दस्तावेजों के साथ पैसे, वाहन, जेवर आदि मूल्यवान वस्तुओं को भी जब्त किया जा सकता है। बीबीसी इंडिया के दफ्तर पर 14 फरवरी को सुबह 11 बजे आयकर विभाग की टीम ने सर्वे शुरू किया था। दिल्ली में आईटी की 24 मेंबर्स की टीम ने सर्वे ऑपरेशन शुरू किया था। मुस्लिम समाज द्वारा शादियों को आसान और सिंपल बनाने की मांग उठती रहती है। उलेमा भी शादियों में हो रही तरह तरह की रस्मों और दहेज प्रथा पर नाराजगी जताते रहे हैं। यूपी के बागपत में धोबी मुस्लिम समाज ने ज्यादा खर्च वाली शादी और जिसमें डीजे बजेगा या घुड़चढ़ी होगी, उन शादियों का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि जिस शादी में दिखावा होगा या इस तरह की रस्में होंगी, उनका ना तो निकाह पढ़ाया जाएगा और ना उनकी दावत कबूल की जाएगी। पंचायत में फैसला लिया गया है कि मुस्लिम धोबी समाज का कोई भी शख्स शादियों में डीजे नहीं बजाएगा और ना ही घुड़चढ़ी करेगा। अगर ऐसा कोई करता पाया गया तो मुस्लिम समाज के लोग इसमें पुलिस की मदद लेकर डायल 112 पर कॉल करके शादी में बजने वाले डीजे को रोकने का काम करेंगे। शादियों में तरह तरह के पकवान और साज सजावट पर होने वाले ज्यादा खर्च की जगह गरीबों की बेटियों का निकाह कराने में मदद करने की अपील की है, ताकि समाज में बढ़ रहा भेदभाव खत्म हो सके। धोबी समाज का कहना है कि ज्यादा खर्च वाली शादियों के कारण गरीबों को मायूसी का सामना करना पड़ता है और कमतरी का एहसास होता है, इसलिए शादियों में फिजूल खर्ची पर रोक लगाने का फैसला लिया गया है।
कनाडा में राम मंदिर की दीवार पर शरारती तत्वों द्वारा भारत विरोधी नारे लिखे गए हैं। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी भी की। लोगों ने मंदिर के बाहर लिखा, मोदी को आतंकवादी घोषित करो। साथ ही दीवार पर हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे भी दिखाई दिए हैं। इस मामले के सामने आने के बाद भारत ने ऐसे स्लोगन लिखने वालों के खिलाफ कड़े एक्शन की मांग की है। मामला कनाडा के मिसिसॉगा इलाके का है। इस मामले के सामने आने के बाद टोरंटो स्थित भारतीय दूतावास ने इसकी निंदा की है। दूतावास ने कनाडा के अधिकारियों से घटना की जांच करके शरारती तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। दूतावास ने ट्विटर पर लिखा, मिसिसॉगा में राम मंदिर का अपमान और वहां भारत विरोधी नारे लिखे जाने की हम कड़ी निंदा करते हैं। हम दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करते हैं। ब्रैम्पटन के मेयर पैट्रिक ब्राउन ने भी इस घटना के बाद ट्वीट कर कहा, मिसिसॉगा में राम मंदिर में नफरत से प्रेरित घटना के बारे में सुनकर मुझे दुख हुआ। कनाडा में सभी को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। अज्ञात संदिग्धों ने मंदिर के पिछले हिस्से की दीवारों पर स्प्रे पेंट कर दिया। क्षेत्र में इस प्रकार की नफरत के लिए कोई जगह नहीं है। पील पुलिस इस अपराध को बहुत गंभीरता से ले रही है। 12 डिवीजन आरोपियों की तलाश में है और हम ये सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे कि हर किसी का पूजा स्थल सुरक्षित रहे। इससे पहले इसी साल जनवरी में ब्रैम्पटन में एक हिंदू मंदिर पर भारत विरोधी पेंटिंग बना दी गई थी और पिछले साल सितंबर में भी कनाडा के BAPS स्वामी नारायण मंदिर में भारत विरोधी नारे लिखे गए थे। श्रद्धा हत्याकांड आप सबको याद होगा और एक ऐसी ही वारदात फिर से हुई है, वो भी देश की राजधानी दिल्ली में, जहां पुलिस को एक ढाबे के फ्रिज में लड़की का शव मिला है और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर शव को बरामद कर लिया है। ये मामला दिल्ली के बाबा हरिदास नगर थाने का है। यहाँ निक्की यादव और साहिल गहलोत लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। पुलिस के मुताबिक साहिल गहलोत किसी दूसरी महिला से शादी करना चाहता था और इसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी होती थी। बताया जा रहा है कि निक्की ने साहिल से साफ साफ कह दिया था कि अगर उसके साथी ने किसी दूसरी महिला से शादी की तो वो उसे फंसा देगी और माना जा रहा है इस वजह के चलते आरोपी साहिल गहलोत ने निक्की यादव को मारने की साजिश रची और फिर इस अपराध को अंजाम दिया। निक्की के परिवार वालों का कहना है कि साहिल को भी मौत की सजा होनी चाहिए। इस पूरे मामले पर ADM विक्रम सिंह ने बताया कि उन्हें मंगलवार 14 फरवरी की सुबह सूचना मिली थी कि एक लड़की की हत्या कर उसके शव को ढाबे में छिपा दिया गया है और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को बरामद किया और जांच के बाद साहिल गहलोत को पकड़ा गया। पुलिस की पूछताछ के दौरान आरोपी साहिल गहलोत ने कई खुलासे किए और बताया कि उसने निक्की की हत्या 10 फरवरी को दिल्ली के ISBT के पास कार में गला दबाकर कर दी थी और हत्या के बाद वो लाश को लेकर गाड़ी में घूमता रहा। फिर उसने एक ढाबे के फ्रिज में उसे छिपा दिया। इस मामले में यह भी पता लगा कि आरोपी साहिल ने जिस दिन सुबह निक्की यादव की हत्या की उसी दिन शाम को उसने दूसरी लड़की से शादी कर ली। 22 साल की निक्की हरियाणा के झज्जर की रहने वाली थी और 24 साल का साहिल नजफगढ़ के मित्राव गांव से है और दोनों 2018 से साउथ दिल्ली के उत्तम नगर में लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे। निक्की साहिल की मुलाकात 2018 में कोचिंग में हुई थी। साहिल स्कूल के बाद जनवरी 2018 में उत्तम नगर की करियर पॉइंट कोचिंग में SSC एग्जाम की तैयारी करने लगा और इस दौरान निक्की ने उत्तम नगर के ही आकाश इंस्टीट्यूट में मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी शुरू कर दी थी और दोनों में दोस्ती हुई और बाद में प्यार हो गया और दोनों ग्रेटर नोएडा में किराए के एक मकान में साथ रहने लगे। कानपुर देहात में अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान मां बेटी की जलकर मौत होने के मामले में पीड़ित पक्ष से डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने बातचीत की। डिप्टी सीएम ने फोन पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने मां बेटी का अंतिम संस्कार करने के लिए राजी हुआ। इससे पहले पीड़ित परिवार मांग कर रहा था कि घटनास्थल पर खुद सीएम योगी आदित्यनाथ आए। फोन पर डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने कहा कि ये घटना बहुत ही दिल दुखाने वाली है। वहीं पीड़ित परिवार ने डिप्टी सीएम से मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। बता दें, इस मामले में अब SDM समेत 39 के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। साथ ही लेखापाल समेत 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है, तो वहीं मृतकों का अंतिम संस्कार भी किया जा चुका है।
पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने एशिया कप के आगाज से पहले भारतीय टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली को लेकर एक बयान दिया था। उन्होंने विराट कोहली के खराब फॉर्म को लेकर एक ट्वीट किया था और कहा था कि ये दौर भी गुजर जाएगा, जिस पर विराट की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई थी। विराट ने ट्वीट कर लिखा था, थैंक यू, कीप शाइनिंग एंड राइजिंग, विश यू ऑल द बेस्ट। उनका ये बयान काफी वायरल हुआ था क्योंकि इसके बाद बाबर आजम काफी खराब फॉर्म में आ गए थे। बाबर आजम PSL के वर्तमान सीजन में पेशावर जालमी की टीम का हिस्सा हैं। इस दौरान उनसे विराट कोहली को लेकर दिए गए बयान को लेकर राय पूछी गई। इसके जवाब में उन्होंने कहा, एक खिलाड़ी के तौर पर कोई भी इस दौर से गुजर सकता है। उस समय मुझे लगा कि अगर मैं ट्वीट करता हूं तो शायद किसी की मदद हो जाए और थोड़ा कॉन्फिडेंस मिले। एक प्लेयर के तौर पर मुश्किल परिस्थितियों में आप हर एक खिलाड़ी को सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। उस समय मुझे लगा कि वो करना चाहिए था और शायद इससे पॉजिटिव चीजें निकलकर सामने आए, कुछ चीजें जो शायद प्लस पॉइंट साबित हों। बाबर आजम भी दुनिया के दिग्गज खिलाड़ी में से एक हैं। हाल ही में उन्होंने ICC का एक बड़ा अवार्ड भी अपने नाम किया है। बाबर आजम को ICC ने पिछले साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना है। साल 2022 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में बाबर ने 2000 रनों के आंकड़े को छुआ है।